डियर स्टूडेंट, मैं दिलीप सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जिस तरह से आप बच्चों ने नॉर्थ इंडिया के हिस्ट्री को समझा अब तक, स्टोन एज, हड़प्पा, है ना, वैदिक, महाजनपद, मौर्य, पोस्ट मौर्य, ये सब आपने समझा। ऐसे समय में साउथ इंडिया में क्या हो रहा है? चालकोलिथिक पीरियड में बच्चों आपने देखा कि कैसे दैमाबाद या दक्षिण भारत के यानी जोरवे कल्चर, ये सब आपने देखा, जो विलेज कम्युनिटी थी। लेकिन फिर इसके बाद किस तरह से साउथ इंडिया में ह्यूमन एक्टिविटी देखी गई। तो बच्चों, साउथ इंडिया में ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ी बहुत होती रही, लेकिन साउथ इंडिया के हिस्ट्री कब से रिमार्केबल हो गया, दैट मीन्स हमारे समझ में आने लगा, तो वह है मेगालिथिक कल्चर। बच्चों, लगभग 1000 बीसी के आसपास साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर आगे बढ़ता है और माना जाता है कि साउथ इंडिया में आयरन एज जो है मेगालिथिक कल्चर से आता है। बच्चों, नॉर्थ इंडिया में आयरन एज पोस्ट वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में आता है। अतरंजी खेरा से काफ़ी ज़्यादा लोहे के अस्त्र वगैरह मिलते हैं बच्चों, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, और भी स्थल से मिले। दक्षिण भारत में जो मेगालिथिक कल्चर है 1000 बीसी के आसपास, यहाँ से लोहे के बड़े पैमाने पे औजार, हथियार, ये सब मिलते हैं बच्चों। तो इस तरह से मेगालिथिक कल्चर दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण होता है। ये मेगालिथिक कल्चर है क्या? तो बच्चों, ये ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में जो कब्र बनाना ईज़ी होता था, मैदानी क्षेत्र था, लोगों को दफनाना ईज़ी था। दक्षिण भारत में जो डेड बॉडी हैं, मृत हैं, चूँकि पठारी एरिया है, तो वहाँ पे कब्र बनाना मुश्किल था, दफनाना मुश्किल था, तो बड़े-बड़े पत्थरों से डेड बॉडी को ढक दिया जाता था। यही मेगालिथिक हो गए। और जो एक सुपरस्टिशन रहा कि जो मृत व्यक्ति हैं, ये जो उपयोग कर रहे हैं, ये भी इनके साथ रखे जाने चाहिए, तो डेड बॉडी के साथ रखकर और चारों तरफ बड़े-बड़े स्टोन से उनको घेर दिया जाता था। ये हो गया आपको मेगालिथिक कल्चर, और इस रूप में दक्षिण भारत में आयरन एज मेगालिथिक कल्चर से प्रारंभ माना जाता है बच्चों। इस समय जो मनुष्य अपने जीवन को हिली एरिया में या एक तरह से माउंटेन एरिया में व्यतीत कर रहा है, कठिन परिस्थितियों में है, वो धीरे-धीरे समय के साथ फिर मैदानी एरिया में आ जाते हैं बच्चों, और फिर मैदानी एरिया में यानी फील्ड वगैरह में आकर एग्रीकल्चर को डेवलप करके धीरे-धीरे इस क्षेत्र में राज्य का विकास होता है। और ये राज्य का विकास लगभग बड़े पैमाने पर 300 बीसी टू 300 एडी के आसपास देखा जाता है। और इस यहाँ जो एक्टिविटी है वो बच्चों, जानकारी का जो मेन सोर्सेस हो जाता है, वो आर्कियोलॉजिकल के साथ-साथ लिटरेरी भी होता है, जिससे कि यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को बेहतर समझा जा सकता है। तो इस रूप में दक्षिण भारत में इतिहास या ऐतिहासिक जो आप समय, जिससे कि यहाँ के लोगों को बेहतर हम जान सकें, वो प्रारंभ हो जाता है। और मेन सोर्सेस लिटरेरी में यहाँ पर संगम लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पीरियड को संगम पीरियड भी कहा जाता है। बच्चों, यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संगम लिटरेचर से जुड़ा हुआ पीरियड है, जो संगम पीरियड है, जो माना जाता है, विद्वानों ने इसके पीरियड को, है ना, कोई 100 एडी टू 300 एडी बताते हैं, कोई 100 एडी टू 400, कोई 300 बीसी टू 300 एडी। जनरली 300 बीसी टू 300 एडी माना जाता है बच्चों। और इस रूप में कि इसके बाद फिर दक्षिण भारत में बड़ी तेजी से सभ्यता संस्कृति का विकास होता है। और ये संगम लिटरेचर हैं क्या? तो संगम बच्चों, जो लर्न पीपल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पोएट हैं, स्कॉलर हैं, इनकी असेंबली होती थी, और ये एक जगह असेंबल होते थे और अपनी रचनाओं को, है ना, प्रकट करते थे। तो इस रूप में ये संगम कहा गया, यानी इनका जो असेंबली हो गया, संगम हो गया। बच्चों, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो संगम पीरियड अलग है और संगम डायनेस्टी अलग है, इसको ध्यान में रखेंगे। संगम डायनेस्टी जो विजयनगर में है, जो विजयनगर एम्पायर को, है ना, दैट मीन्स फाउंड किया गया संगम डायनेस्टी के द्वारा, वो अलग है। वहाँ पर संगम डायनेस्टी के फाउंडर हरिहर और बुक्का हैं, इनके पिता का नाम संगम था, तो इसलिए डायनेस्टी संगम हो गया। बच्चों, वो अलग है, वो आप 14-15 सेंचुरी में मिडाइवल पीरियड में आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत में का इतिहास में, ठीक है, विजयनगर, वो अलग है बच्चों। और ये जो यहाँ संगम पीरियड आप पढ़ रहे हैं, लगभग 300
बीसी टू 300 एडी का जो समय है बच्चों, ये संगम लिटरेचर से जुड़ा हुआ है और ये दक्षिण भारत में चोल पांड्य चेर किंगडम है, इनसे जुड़ा हुआ है। बच्चों, चोल पांड्य चेर किंगडम के विषय में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं। अशोक अपने दूसरे और 13वें शिलालेख में, है ना, रॉक एडिक्ट में दक्षिण के राज्यों का मेंशन करता है, जिसमें कि चोल पांड्य चेर सतयुपुत्र है। इसके अलावा बच्चों, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो खारवेला का है, वहां पर भी इनका मेंशन है। मेगास्थनीज अपनी इंडिका में बताता है कि दक्षिण भारत में एक राज्य है पांड्य राज्य, जहां महिला शासिका हुआ करती थी। तो एक लिटरेरी सोर्स भी मेगास्थनीज के इंडिका के रूप में दिखता है। इसके बाद जो इधर आपके बच्चों अ, संगम में यानी कॉन्फ्रेंस जो है, असेंबली ऑफ लर्न पीपल, यहाँ पर जो लिटरेचर सामने आते हैं, इनसे भी इनके जानकारी मिलती है। तो बच्चों, अब संगम पीरियड के विषय में हम विस्तृत रूप से जानेंगे, है ना। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो संगम थे ये विद्वानों का एक तरह से असेंबली रहा। तो संगम के विषय में जानकारी मिलती है और ये तीनों संगम है न, पांड्य राज्य के संरक्षण में हुआ, यानी कि इसके जो पैट्रोनेज हैं वो पांड्य शासक है बच्चों। और फर्स्ट संगम, देखो बच्चों, ये जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है, वैसे साउथ इंडिया और साथ में संगम लिटरेचर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो ज़रूरी है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है, ये ज़रूरी है कि दैट मीन्स फर्स्ट संगम, सेकंड संगम और थर्ड संगम ये कहाँ पर आयोजित हुए, प्लेस क्या था और इनके चेयरपर्सन कौन थे और कोई कंट्रीब्यूशन हुआ, तो इसको भी देखना है। तो बच्चों, सबसे पहले जो फर्स्ट संगम है, जैसा कि मैंने बताया कि पांड्य राज, है ना। मैं अभी लिटरेचर के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, इसके बाद बच्चों मैं आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ के विषय में भी बताऊंगा। तो जो फर्स्ट संगम हुआ वो पांड्य राज की कैपिटल राजधानी मदुरई में हुआ और यहाँ पर इसके चेयरपर्सन अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि को बच्चों श्रेय दिया जाता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ऋषि अगस्त्य, इनको अगात्यार भी कहा गया है, यानी तमिल लिटरेचर में अगात्यार भी कहा गया है। तो इस रूप में ऋषि अगस्त इसके अध्यक्ष होते हैं और माना जाता है कि फर्स्ट संगम में बहुत सारे देवी देवता भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन इनके लिटरेचर जो है वो नहीं बच पाते हैं, क्योंकि बाढ़ फ्लड के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ऋषि अगस्त के संदर्भ में उन्होंने एक अगस्त्यम नामक बुक लिखा था, जो कि अर्लीस्ट बुक माना जाता है तमिल लिटरेचर का, लेकिन यह भी प्राप्त नहीं हुआ बच्चों, नष्ट हो गया। इसलिए फिर ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट संगम का कोई भी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको नष्ट माना जाता है। हाँ, ये मदुरई में हुआ था, पांड्यों की राजधानी, और इसके चेयरपर्सन यानी प्रिसाइडेड बाई मॉन्क यानी ऋषि सागा अगस्त। ये आपको ध्यान में रखना है, अगस्त, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड जो आपका संगम हुआ बच्चों, कपाटपुरम में हुआ। ये भी पांड्य डायनेस्टी में ही है, कपाटपुरम में। और यहाँ पर प्रिसाइडेड बाई ऋषि अगस्त एंड इनके जो डिसिपल हैं, इनके शिष्य हैं, वो इसके उपाध्यक्ष थे, जो अगर ये आपको तोलकापियर है ना, इसके उपाध्यक्ष जो थे तोलकापियर थे बच्चों। और तोलकापियर ने एक तमिल ग्रामर की बुक लिखी, तोलकापियम। बच्चों, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, तोलकापियम। ये एक तरह से एंशिएंट है ना, ये ग्रामर की टेक्स्ट है, बुक है बच्चों। और तोल्कापियम, जो कि तोल्कापियर द्वारा लिखा गया, कंपोज किया गया, ये भी ध्यान में रखना है। और जिस तरीके से तमिल बच्चों आप, है ना, इंडिया में फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में इस्टेब्लिश होता है, तो क्लासिकल लैंग्वेज का जो मानदंड है बच्चों इस रूप में है कि वो कम से कम 1000 1500 वर्ष पुराना हो, साथ में उसका ग्रामर हो, व्याकरण हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक प्राचीन यानी व्याकरण यानी ग्रामर की पुस्तक तोल्कापियम है, जो तमिल व्याकरण है, तमिल ग्रामर, इसको ध्यान रखना है। और इसको रचने वाले कंपोजर जो हैं वो तोल्कापियर हैं। और सेकंड आपके जो संगम है बच्चों, उसकी कंट्रीब्यूशन, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन तोल्कापियम के रूप में सामने आता है। लेकिन ये ग्रामर बुक है, इससे बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है।
थर्ड संगम बच्चों आपको तेन मदुरई में हुआ, न्यू मदुरई भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है बच्चों नकीरर हैं। और थर्ड संगम में कुछ लिटरेचर सामने आए, जिसमें एतुतो गोय और पट्टू पट्टू है। बच्चों एतुतो गोय जो कि 10 आइडियल्स यानी ग्रामीण गीत है। और पटुटो गोई सॉरी एतुतो गोई 8 है बच्चों। और पटुटो गोई जो है वो 10 है। 10 है ना। दैट मीन्स गीत के रूप में, सॉन्ग के रूप में जाना जाता है। और इनसे एतुतो गोई और पट्टू पट्टू से बहुत सारी चीज़ों की यहाँ की जानकारी मिलती है। दैट मीन्स यहाँ का राजनीति कैसा था, सोसाइटी कैसा था, पॉलिटी कैसा था। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि संगम अ, पांड्य है ना शासकों के पैट्रोनेज में ऑर्गेनाइज किए गए। और इसमें जो विभिन्न डायनेस्टी बताई गई, उसमें सबसे ज़्यादा डायनेस्टी या जिसकी प्रशंसा की गई वह चेर। ऐसे ध्यान रखना। पैट्रोनेज पांड्यों का था, लेकिन प्रशंसा ज्यादातर किसका हुआ था? चेर शासकों का। और इस समय के सबसे ताकतवर शासक कौन थे? चोल। इसको ध्यान में रखना। ठीक है। और इस इनके विषय में दैट मीन्स जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों, तो इनके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। चोल पांड्य चेर। और यहाँ पर बस लिटरेचर से आपको ये समझना है जिस तरीके से जो तमिल लिटरेचर देखने को मिला बच्चों, तो तमिल लिटरेचर में कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेचर हैं, जैसे कि आपको शिल्पादिगारम, मणिमेकले। ठीक है। तो शिल्पादिगारम कंपोज्ड बाय इलांगो आदिगल। इसके ऑथर है इलांगो आदिगल। माना गया कि इलांगो आदिगल ग्रेट चोला रूलर करिकाल के ग्रैंड सन हैं। और इलांगो आदिगल ने शिल्पादिगारम की रचना की। शिल्पादिगारम मतलब कि नुपुर यानी पायल की कहानी। और इसमें बच्चों कोवलन और कन्नगी उनकी कहानी है। कोवलन जो एक व्यापारी हैं और उनकी पत्नी कन्नगी है जो पतिव्रता है। और कोवलन का एक माधवी नामक डांसर से इश्क हो जाता है। और उसके बाद उस उसके जीवन में दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। बच्चों ये एकदम जनरल फिनोमिना है कि अ, जिस तरीके से लाइफ में है ना घटनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, तो वैसा ही कोवलन के साथ हुआ। और अ, अपनी पत्नी मतलब को यानी कि पतिव्रता पत्नी को है ना एक तरह से छोड़कर है ना वो एक डांसर के प्यार में आ जाता है। और यहीं से उसकी जिंदगी की तबाही प्रारंभ हो जाती है। और वह अमीर व्यापारी गरीब हो जाता है। इतना गरीब हो जाता है कि माधवी भी उसको त्याग देती है। ठीक है। बच्चों अपॉर्चुनिस्ट सोसाइटी आज भी है, उस वक्त भी था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके बाद फिर उसकी वही जो पतिव्रता पत्नी कन्नगी है उसकी मदद करती है। उसको अपना जो कंगन है वो एक कंगन उसको देती है कि अब इसको लेकर जाओ और व्यापार करो। क्योंकि वह कावेरी पत्तनम का एक महत्वपूर्ण व्यापारी था और वहां से वह पांड्य राज में आ गया और यहाँ पर वह व्यापार करने लगा। कहानी इस रूप में जुड़ा हुआ है बच्चों की जब वो यहाँ व्यापार कर रहा है, तो यहाँ पर यानी मदुरै में जो रानी हैं उनका भी वह कंगन एक तरह से हो जाता है। और यहीं पर आप देखेंगे, देखो कहीं कंगन कहा गया है, कहीं पायल कहा गया है। सोना का बना हुआ था, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जब सिपाही खोजने आते हैं तो वैसा ही कंगन जो है वो कोवलन के पास पाते हैं और कोवलन को अरेस्ट कर लिया था। मैं स्टोरी को ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्टोरी में मतलब कोई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी नहीं है। ब्रीफली मैं बता रहा हूँ। और सिपाही उसको लेके जाते हैं राजा के पास और राजा उसको फांसी दे देता है। नेडू जेलियन है जो कि नेडियोन, ये फांसी देता है। और फिर उसके बाद पत्नी यानी कन्नगी को पता चलता है और वो शाप दे देती है मदुरै को। बार बार बाढ़ आता है, नष्ट होता है। फिर बाद में कन्नगी से लोग प्रार्थना करते हैं तो फिर वो एक तरह से मदुरै का फिर से जो है प्रकोप जो है वो समाप्त करती है। तो इस तरह से कन्नगी जो है एक देवी के रूप में दक्षिण भारत में स्थापित हो गई है। और आगे चलकर जब आप चेर शासक सेन गुटवन के विषय में जानेंगे बच्चे, जिन्होंने की कन्नगी पूजा यानी कन्नगी कल्ट को बढ़ावा दे। देखो बच्चों कन्नगी की स्टोरी एक पतिव्रता नारी की स्टोरी आपको बताती है कि किस तरह से हमारे समाज में जब पुरुष है ना
ऐसी नारियों का त्याग करके और किसी डांसर और इधर-उधर जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कितनी तबाही आ जाती है, इन बातों को समझना है और इस ये एक तरह से तबाही उनको मृत्यु की तरफ ले जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि कोवलन के साथ ऐसा ही हुआ। दूसरी चीज़ बच्चों यहाँ पर ये समझना है कि उत्तर भारत में अगर सावित्री की कहानी है, जो अपने तप से अपने मृत पति को भी ज़िंदा कर देती है और पतिव्रता नारी के रूप में जानी जाती है, वट सावित्री की पूजा भी होती है, तो दक्षिण भारत में वैसा ही कण्गी के साथ है। तो आप कह सकते हैं कि आर्यनाइज़ेशन उत्तर भारत से दक्षिण भारत में हो रहा है और समाज में बहुत सारी चीज़ वैसा ही दिख रहा है, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी और इसमें पत्नी का महत्व और पत्नी भी वैसी जो कि कहा जा सकता है कि पतिव्रता इस रूप में, तो इसको आपको ऐसे समझना है। दूसरे बच्चों की दक्षिण भारत में जो महाकाव्य की परंपरा दिखती है, यह भी उत्तर भारत से प्रभावित दिखती है। उत्तर भारत में जब रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य है, तो दक्षिण भारत में भी शिल्पादिगारम, मणिमेखले जैसे महाकाव्य। बच्चों शिल्पादिगारम की स्टोरी को मैंने ब्रीफली आपको बताया है और इसके जो कंपोज़र हैं, लेखक हैं, इलांगो आदिगल हैं और इसमें आपको दक्षिण भारत के सोसाइटी, पॉलिटी इन सबों की जानकारी भी दी गई है। शिल्पादिगारम को तमिल लिटरेचर का इलियड कहा जाता है बच्चों। इंग्लिश में जो लिटरेचर है इलियड, ओडिसी काफ़ी महान माने जाते हैं। तो इस तरह से शिल्पादिगारम को तमिल लिटरेचर का इलियड कहा जाता है। दूसरा जो महाकाव्य है, एपिक है बच्चों, वह है मणिमेखले। मणिमेखले जिसको कि सतनार ने कंपोज़ किया, लिखा बच्चों। सतनार एक तरह से मणिमेखले की कहानी को सामने लाते हैं और ये मणिमेखले है कौन? जो कोवलन और माधवी यानी जो डांसर थी माधवी, इनके प्यार से जो बच्ची उत्पन्न हुई, है ना? वह मणिमेखले थी और इस रूप में कि वह भी एक राजा के प्यार में पड़ती है। यहाँ पे राजा भी उसके लिए अपना राजपाट सब त्याग करने को तैयार है। यह प्यार बच्चों सच्चा है और यहाँ पर जिस तरह से वह माधवी को सॉरी माधवी की पुत्री मणिमेखले को अपनाने के लिए भी तैयार होता है और लगभग सब चीज़ सही चल रहा है। मतलब शादी वगैरह लग रहा है, लेकिन फिर बच्चों क्लाइमेक्स आता है यहाँ पर और ये क्लाइमेक्स क्या है कि जो मणिमेखले है अचानक धार्मिक हो जाती है, स्पिरिचुअल हो जाती है। और वो बौद्ध धर्म को अपना लेती है। धम्म शरणम गच्छामि। जब बौद्ध धर्म को अपनाती है तो उसको शादी-ब्याह से कोई मतलब नहीं रह जाता है, एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है बच्चों। तो इस तरह से मणिमेखले एक तरह से आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के प्रभाव और बौद्ध धर्म के महत्व को प्रकट करता है कि किस तरह से जीवन के यथार्थ या जीवन के एसेंस को प्राप्त करने के लिए जो मणिमेखले है, वह बौद्ध धर्म को अपना लेती है। तो इस तरह से ये महाकाव्य मणिमेखले यह भी जीवन में काफ़ी संदेश देता है और एक फिलॉसफिकल जो बुद्धिज़्म है उसको प्रकट करता है। इसको तमिल लिटरेचर का ओडिसी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों तिरुकदेवर नामक एक जैन मुनि हुए जिन्होंने जीवक चिंतामणि लिखा और ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये 2 महाकाव्य तो ध्यान ही रखने हैं बच्चों, ये भी ध्यान में रखना है और इन्होंने जो जीवक चिंतामणि लिखा उसमें विवाह के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी कि किस तरह से 8 प्रकार के विवाह देखो बच्चों उत्तर भारत में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, वैसा ही दक्षिण भारत में भी हुआ और इसलिए इस पुस्तक को मैनुअल बुक ऑफ मैरिज भी कहा जाता है अर्थात विवाह की पुस्तक भी कहा जाता है। जीवक चिंतामणि जो है पुस्तक इसको विवाह का पुस्तक भी कहा जाता है, ठीक है? बच्चों इसके बाद अब देखेंगे कि अ, तिरुकुदेवर ने, है ना? तिरुकुराल लिखा, जिसको तमिल लैंड का तमिल भूमि का बाइबल भी कहा जाता है ना? तिरुकुराल। तो इन स ये सब कुछ वैसे इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं बच्चों जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, रची गई वो आप पढ़ सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं, लेकिन याद रखने की वैसी ज़रूरत नहीं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आएँगे, तो इनको आपको ध्यान में रखना। इसके बाद इस तरह से तमिल लिटरेचर में बच्चों जो विभिन्न किंगडम का वर्णन है, जो मैंने अभी आपको बताया जिसमें फेमस किंगडम आपके चेर, चोल, पांड्य रहे हैं और यहाँ पर जो चेरा किंगडम है बच्चों, मॉडर्न केरल एरिया है, मालाबार एरिया क्षेत्र हो गया और इनका कैपिटल वंजी है। इसको याद रखना आपको, ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है बच्चों और
कैपिटल वंजी है और इनका एम्ब्लेम क्या है बच्चों, यानी प्रतीक चिन्ह जो है वो है ना? यानी धनुष, ठीक है? धनुष जो है इनका प्रतीक चिन्ह है बच्चों। इसके अलावा इनके इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्स हैं वो तोंडी और मुजरिस है, इसको भी ध्यान रखना। तोंडी और मुजरिस है ना, इम्पोर्टेंट पोर्ट है किसके बच्चों? चेर के। देखो चेर का जब आप लोकेशन देख रहे हैं तो जैसा कि इसके पहले भी है ना मैप में मैंने आपको बताया है, ये वाला जो एरिया है बच्चों ये चेर का है। ये वाला जो हो गया ये पांड्य हो गया बच्चों, और ये जो है ये देखेंगे ये चोल है, तो ये चेर है। तो ये जब चेर है बच्चों तो यूरोप के साथ ट्रेड किनका ज्यादा होगा? चेर का होगा। और चेर का रोमन व्यापार के साथ ट्रेड ज्यादा है, इसलिए जो चेर का पोर्ट सिटी है मुजरिस, वहां पर रोमन रेजिमेंट भी देखने को मिलता है, रोमन सैनिक बस्तियां भी देखने को मिलती है, और रोमन सम्राट अगस्तस इनका वहां पे मंदिर भी है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है? आ, चेर में कई फेमस किंग रहे हैं, इनके विषय में मैं चर्चा करूंगा, जैसे सेन गुटवन मैंने बताया। और सेन गुटवन ने पत्नी कल्ट है ना, यानी पत्नी की पूजा, इसको प्रारंभ किया। देखो बच्चों हमारा भारतवर्ष है इस रूप में कि भले ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन जो पत्नी यानी कि कल्ट है वो पतिव्रता नारी यानी उनकी पूजा करता है। तो इस तरह से एक पत्नी कल्ट भी भारत में है जिसमें पत्नी की पूजा की जाती है, और यही कनगी पूजा के रूप में फेमस है। और ये सेन गुटवन यानी महान चेर शासक सेन गुटवन ने प्रारंभ किया, जिसको लाल चेर यानी महान चेर भी कहा जाता है। सेन गुटवन चेरा डायनेस्टी के महान शासक थे बच्चों। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है दक्षिण भारत में वह चोला डायनेस्टी है। इसके जो कैपिटल है बच्चों उरेयूर है ना? और आगे चलकर पुहार या कावेरी पत्तनम हो जाता है, ठीक है बच्चों? इस तरीके से मैंने आपको बताया ये वाला जो क्षेत्र है यानी तमिलनाडु का क्षेत्र है ना, यानी नॉर्दर्न तमिलनाडु का जो क्षेत्र है बच्चों ये आपको चोला है। और इनके जो एम्ब्लेम है वह टाइगर है, बाघ है। फर्स्ट चोला रूलर एलारा थे। एलारा के विषय माना जाता है कि सबसे पहले श्रीलंका को जीतने वाला जो भारतीय शासक हो एलारा है। लगभग 50 वर्षों तक इन्होंने श्रीलंका पे अपना नियंत्रण बनाए रखा, एलारा। और बच्चों इनका जो इम्पोर्टेंट आपको सी पोर्ट है ना, बंदरगाह है, वो कावेरी पट्टनम है, पुहार है, इसको ध्यान में रखना है। थर्ड जो किंगडम है बच्चों पांडे किंगडम है, जो तमिलनाडु में यानी साउथ तमिलनाडु में है ना? मैंने बताया था साउथ तमिलनाडु में है। और इनकी जो कैपिटल है मदुरै है बच्चों। इनका एम्ब्लेम जो है फिश है ना, कार्प, ये आपको याद रखना है, ये सब पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो फेमस सी पोर्ट है वह कोरकई है, इसको भी याद रखना बच्चों, ये आता है। और फर्स्ट रूलर मधुकुदमई है, लेकिन फेमस जो है नेडियोन है, नेडियो जेलन है, ये ध्यान में रखना है। नेडियोन इसलिए भी क्योंकि मैंने कहा जिस तरह से कोवलन को एक्सक्यूटेड किया गया था उनके द्वारा, यानी फांसी पर दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना। अ, पांड्य रूलर के विषय में जैसा कि मेगास्थनीज ने कहा कि यहाँ की महिला शासिका इस रूप में। पांड्य राज बच्चों मोतियों के लिए बहुत जाना जाता था, चूंकि ये दक्षिण का तमिल तट पे है, मोतियों के लिए जाना जाता था। और काफी बच्चों यहाँ पर ऐश्वर्य सुख सुविधा वगैरह भी देखने को मिलता है, ठीक है? जिस तरह से पुहार के संदर्भ में कहा गया था कि यहाँ पर वस्त्र जो है काफी ज्यादा बढ़िया है, मलमल के वस्त्र। और कहा जाता था कि जो सांप का स्किन होता है, स्नेक का स्किन, ये जितना मतलब सॉफ्ट होता है ना, लगभग वैसा ही यहाँ पे आपके वस्त्र बनाए जाते थे। उरेयूर जो कि वस्त्र का एक प्रमुख केंद्र था बच्चों, जो आपको चोल क्षेत्र में था। तो इस तरह से ये किंगडम अपने टाइम में काफी प्रभावशाली थे बच्चों, और इन्होंने दक्षिण भारत में काफी समय तक लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखा, लेकिन इनका आपस में लड़ाई चलता रहता था। और इसी में चोलों में महान शासक करिकाल हुए थे बच्चों, इन्होंने दोनों को पांड्य और चेर को एक साथ पराजित किया था। और करिकाल को ही ये क्रेडिट दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने कावेरी पट्टनम की स्थापना करवाई थी। पुहार पर जो है उन्होंने बांध बनवाया था, जो कावेरी पट्टनम। बच्चों करिकाल के विषय में कहा जाता है ये इतना प्रतापी शासक था, माइटी रूलर था, कि जब ये समुद्र में आते थे है ना, यानी बे ऑफ बंगाल में समुद्र में आते थे, तो हवाएं भी इनके अनुसार चलती थी, यानी हवाएं भी अपनी दिशा बदल लेती थी। ये करिकाल हो गए बच्चों, यानी महान
चोला रूलर। तो इस तरह से आपने लिटरेचर से इनके जो एक तरह से पॉलिटिकल लाइफ है, जो राजा हैं इनके विषय में आपने जाना, और जिस तरह से इन्होंने काफ़ी बड़े एरिया पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और इन्होंने कोशिश किया कि कैसे जो है एक बड़े क्षेत्र पर आपको लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए। आपस में लड़ते रहते थे, फिर भी इन्होंने अपने समय में ट्रेड और इन सबों का विकास किया। तो इनसे संबंधित जो बातें मैंने अभी आपको बताई है, उसको ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, यानी इस समय एडमिनिस्ट्रेशन किस किस रूप में था। तो ध्यान में रखना है कि जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये शुरू से ही प्रभावशाली रहा है, और जो विलेज था इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इसके अलावा देखो, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे लोएस्ट यूनिट जो होती है, सबसे निचली इकाई विलेज होती है, और फिर विलेज के साथ जुड़ा हुआ टाउन होता है, और टाउन जो कि ऊर ऊर के रूप में जाना गया। बच्चों, यहाँ पर विलेज की असेंबली को भी ऊर कहा गया है, ये ध्यान रखना है। और ऊर जो कि आप आगे चलकर पढ़ेंगे, जब चोला एडमिनिस्ट्रेशन, जो लेटर चोला, देखो हिस्ट्री में चोला डायनेस्टी एक ऐसा डायनेस्टी है, तो एक समय राइज होता है, उसके बाद लगभग 500 वर्षों तक अंधकार में चला जाता है, सो जाता है एकदम। उसके बाद फिर 500-800 वर्षों के बाद फिर सामने आता है, यानी कि प्री मिराइबल में फिर चोला सामने आते हैं। जब जब आप विजय राजा, राज राजा या राजेंद्र चोल ये सब पढ़ेंगे, उनको इंपीरियल चोला कहा जाता है, क्योंकि भारत के अलावा बाहर भी अपना साम्राज्य का निर्माण करते हैं, जो मैंने अभी बताया जिस तरह। और इनके समय में काफी ज्यादा, यानी कि द्रविड़ आर्किटेक्चर जो है टेम्पल कंस्ट्रक्शन का, ये अपने पीक पर चला जाता है। तो वो लेटर चोल यानी इंपीरियल चोला है बच्चों। तो हिस्ट्री में चोला डायनेस्टी ऐसी है जो आपको लगभग 500-700 वर्षों तक अंधेरे में रहता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अभी प्रारंभिक चोल के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। और ऐसे में मैंने कहा, जो लेटर चोला में जब आप ऊर आएंगे तो उसको क्या कहा जाता है, लघु गणतंत्र, यानी मिनी जो है एक तरह से डेमोक्रेसी, है ना। यानी कि रूट जो है, ऊर जो है, सॉरी, ये आपको ग्राम सभा और विलेज ऑटोनॉमी को ये शो करता है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी ऊर की चर्चा है। जो बड़े बड़े विलेज होते थे पेरूर कहे गए, छोटे भी विलेज सिरूर कहे गए, इस तरह से ध्यान रखना है। स्पाई ओटार कहे गए, ये। और यहाँ पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखना बच्चों। हाँ, टैक्सेशन को ध्यान में रखना है। करई जो लैंड टैक्स होता था, इसको ध्यान में रखना है। बच्चों देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम तक, कॉलोनियल रूल तक, रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो सोर्स होता था, लैंड रेवेन्यू होता था। और संगम एज में भी रेवेन्यू का सोर्स लैंड रेवेन्यू था, भू राजस्व था, और इसको करई कहा जाता था, इसको ध्यान में रखना है, करई। और जो कस्टम ड्यूटी होता था उसको उल्गू कहा जाता था, ध्यान में रखना है। इसके अलावा फोर्स्ड जो आपका डिमांड होता था, इरायू कहा जाता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो तमिल लिटरेचर में जो डिवीजन है, एक ज्योग्राफिकल डिवीजन है, विभाजन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। वो किस तरह से था, तो यहाँ पर देखेंगे जो हिली एरिया था उसको कुरुंजी कहा गया, इसको ध्यान में रखना है। और ये कुरुंजी है, इसके जो डाइटी हैं, देवता है, मुरुगन है। ये हिली एरिया किस लिए जाना जाता था, हंटिंग के लिए जाना जाता था। दूसरा आपको पास्चुरल एरिया, चारागाह एरिया, इसको मुलई कहा गया। और इसके जो डाइटी हैं बच्चों, ये भगवान विष्णु हैं। मुलई जो कि पास्चुरल एरिया है बच्चों, इसको याद रखना है। और एग्रीकल्चरल एरिया को मरुदम कहा गया, इसको याद रखना है। और मरुदम के जो डाइटी हैं, गॉड है, वह इंद्र है। ठीक है, मरुदम के डाइटी जो है इंद्र है। और पुहार में इंद्र को लेकर उत्सव मनाया जाता था, काफी फेमस उत्सव होता था इंद्र को, यानी देवता इंद्र को लेकर। बच्चों, आप यहाँ संगम एज में इंद्र को देख रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण देवता है। विष्णु को भी देख रहे हैं, महत्वपूर्ण देवता है। ये उत्तर भारत के आर्यों के भी देवता है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्यनाइजेशन किस रूप में आगे बढ़ा होगा। ये आर्यनाइजेशन किसके द्वारा हुआ, ऋषि अगस्त के द्वारा। और इसलिए मैंने कहा कि वैदिक संस्कृति के जो थिंक टैंक थे वो ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण के द्वारा पूरे भारत में, आर्यावर्त में या दक्षिणावर्त में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया, यही आर्यनाइजेशन था। और आप सेम देख रहे हैं बच्चे कि उत्तर भारत के देवता दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय हैं, इंद्र जो है दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय है। और इस तरह से इंद्र के सम्मान में महोत्सव का भी आयोजन होता था। और इसके बाद फिर कोस्टल जो एरिया होता था बच्चों, उसको नेडल कहा जाता था, और इसके देवता वरुण होते थे। और एक डिजर्ट एरिया होता था, उसको पालई कहा जाता था। यहाँ पे कोरवई है ना, ये डायटी है कोरवई, लेकिन ये देवी हैं बच्चों।
कोरवई जो है देवी दुर्गा की प्रतीक है, देवी काली की प्रतीक है। और ये बच्चों आता है, इसको ध्यान रखना है। पलई डेजर्ट और यहाँ पे जो चीफ डाइटी है उनको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ के समाज में आप क्या देखेंगे बच्चों, कि जो रूलिंग क्लास है उसको ऑर्सर कहा गया है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर किसान हैं, वेलार हैं बच्चों, बड़े-बड़े वेलार हैं। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर पॉलिटी से संबंधित अंतनार हैं, इन सबों को ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों दक्षिण भारत में जो वीर हीरो होते थे, युद्ध में काफ़ी वीरता दिखाते थे, उनको एनाडी भी कहा गया। और जिस तरह से बच्चों उनकी वीरता में अगर उनकी मृत्यु हो गई तो वहाँ पे स्टोन, है ना, लगाने की परंपरा थी, समाधि, है ना? नाडिक करिकल, इस तरह से कहा गया ये स्टोन का। तो ये दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सोसाइटी की तुलना करेंगे बच्चों, तो दक्षिण भारत की सोसाइटी ज़्यादा लिबरल है। उत्तर भारत में जो कास्टिज़्म धीरे-धीरे रिजिड हो गया, दक्षिण भारत में नहीं। दक्षिण भारत में बच्चों शासक वर्ग है, उसके बाद वैश्य है और ब्राह्मण है, इस रूप में है। और ब्राह्मण यहाँ पे भी मंत्रों के ज्ञाता हैं, सम्मानीय स्थिति है, नंबर 1 पे है। लेकिन उसके बाद फिर वैसा कुछ नंबर 2 और 3 को लेके कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोलाहल देखने को नहीं मिलता है। योद्धा वर्ग है, कोई भी योद्धा वर्ग में आ जाता है, जो वीरता दिखाता है। और उसके बाद सामान्य जन है, सामान्य जन में व्यापारी भी है, शूद्र भी है, इस रूप में। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शूद्र का कोई अभी कॉन्सेप्ट नहीं दिखता है। यहाँ पर ऐसे थे कि जो धनी किसान होते थे वेलाल बच्चों, ये शासक वर्ग से भी वैवाहिक संबंध बनाते थे, यानी अपनी पुत्री का विवाह इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर सोसाइटी में वैसे रिजिडनेस नहीं दिखता है। दक्षिण के ब्राह्मण बच्चों नॉन-वेज भी खाते थे, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो दैट मीन्स ब्राह्मणाइज़ेशन हुआ, आर्यनाइज़ेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी लिबरल रहा है। और कहीं-कहीं मैट्रियार्कल फॉर्म भी दिखता है, जैसे कि पांड्य सोसाइटी में, जो पांड्य किंगडम है, वहाँ पे कहा गया कि महिलाएँ भी शासिका होती थी। संगम लिटरेचर में यहाँ की प्रॉस्पेरिटी को बताया जाता है। ये कहा जाता है कि जो आपको कावेरी तट है बच्चों, ये इतना फर्टाइल होता था कि एक एलिफेंट का जो जगह होता है, उससे 7 लोग पूरे साल भर खाना खा सकते थे। दैट मीन्स इतना फर्टाइल कावेरी डेल्टा क्षेत्र होता था। तो इस तरह से प्रॉस्पेरिटी को बताया गया है। इस समय ही पहली बार पॉलिटी यहाँ देखने को मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहाँ गीत गाए जाते हैं, आगम और पूरम करके। आगम जो प्रेम गीत है बच्चों, पूरम जो कि युद्ध के गीत हैं। आगम गीत में महिलाओं को महत्व दिया गया है, पूरम जो गीत है उसमें पुरुष को महत्व दिया गया है, चूँकि युद्ध वाले गीत हैं। तो इस तरह से बच्चों संगम ऐज में दक्षिण भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन को समझना कुछ ज़्यादा आसान हो जाता है बच्चों। इन्होंने अपने समय में कॉइन वगैरह भी इश्यू किया था, जिसको पेन, वोन पेन, कलंजू ये सब कहा गया, ये गोल्ड कॉइन थे बच्चों। और इस तरह से बताता है कि इस समय व्यापार वगैरह भी डेवलप हो गया था, मुद्रा व्यवस्था भी आ गया था, कोई बार्टर सिस्टम नहीं था, टैक्स व्यवस्था भी देखने को मिलता है। तो दक्षिण भारत में संगम लिटरेचर से इनके पॉलिटी, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ, कल्चरल लाइफ ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा रोमन एम्पायर से कितना अच्छा मित्रतापूर्ण संबंध था, ये भी देखने को मिलता है। यहाँ से जो पेपर होते थे बच्चों, काली मिर्च जिसको रोमन साम्राज्य में ज़्यादा भेजा जाता था, इसको यवन प्रिय भी कहा गया, अर्थात यवनों का प्रिय। तो इस तरह से इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे वैसे डेवलप हुए टाउन, जो कि ट्रेड के लिए, जैसे अरिकमेडु हो गया बच्चों, जहाँ पे बड़े पैमाने पर कलर करने के लिए हौज वगैरह मिला है। उसी तरह से यहाँ पर रोमन सिक्के वगैरह भी आपको मिलते हैं। बच्चों साथ में जब फर्स्ट सेंचुरी में हिप्पोलोस के द्वारा एक तरह से मानसून की खोज होती है, तो और भी व्यापार वगैरह बड़े पैमाने पे फ्लोरिश होता है। तो आज के लिए बच्चों मैं इतना आपके लिए, है ना, और ये करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो भी बातें होगी उस सबको मैं आपके सामने लाऊँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।